हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी विद आई एम मेंडेस। हमने मिडेवल हिस्ट्री के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आज ये तीसरा लेक्चर है। और हम इस लेक्चर में पूरा जो भी घटना चक्र में जितने भी फैक्ट्स थे वो सारे कवर कर लेंगे। और वैल्यू एडिशन भी किया है, जैसे बहमनी वंश के प्रमुख शासक का जो मैंने ये चार्ट बनाया है, ये घटना चक्र में नहीं है, ये मैंने बुक से बनाया है। तो ऐसी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो पीसीएस पूछता है लेकिन घटना चक्र में नहीं है, तो मैंने उनको ऐड किया है। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे तब अच्छे से कर पाएंगे। तो 2-3 बार सुनना तो हो जाएगा आपका। चलिए आज का हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। और आज ये लास्ट लेक्चर है मिडेवल, इसके बाद हमारा मिडेवल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला टॉपिक है आज उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। इससे पहले हमने मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, ये सारा देख लिया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुगल काल भी और दिल्ली सल्तनत। इसमें जो भी विजयनगर साम्राज्य है, उत्तर भारत के साम्राज्य हैं, उन सबको कवर कर लेंगे। तो उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश को देखते हैं। टॉपिक का नाम ही यही है। तो जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज तुगलक ने की थी। फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में उन्होंने जौनपुर की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक से पहले मोहम्मद तुगलक ही शासक थे, तो आप ये भी याद रखना है तुगलक वंश के। और मोहम्मद बिन तुगलक को जॉन खान भी कहते हैं। डायरेक्टली पूछता है किसको जॉन खान कहते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक को जॉन खान कहते हैं। सरकी सुल्तानों के काल में भारत का सिराज कहा जाता था। तो जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था, पूर्व का सिराज या भारत का सिराज। कब कहा जाता था? सरकी सुल्तानों के काल में। कश्मीर का अकबर कौन था? तो जैनुल आवेदीन कश्मीर का अकबर कहलाता है। सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त किया था इसने, तो ये भी याद रखना है। जैनुल आवेदीन ने जजिया कर को समाप्त किया था। कश्मीर का अकबर कहते हैं इसे। राणा हमीर मेवाड़ से संबंधित है। राणा चुंडा मारवाड़ से संबंधित है। मलिक राजा फारूकी खानदेश से संबंधित है। डायरेक्टली मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछता है, तो तीनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है। राणा हमीर मेवाड़ से संबंधित है, राणा चुंडा मारवाड़ से संबंधित है, मलिक राजा फारूकी खानदेश से संबंधित है। बहमनी राज्य को देखते हैं। तो बहमनी राज्य का जो कालक्रम है वो 14वीं शताब्दी से संबंधित है, इसको भी याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो पूछता है बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू ने की थी। कब की थी? 1347 में की थी। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। कौन बैठा? हसन गंगू। राजधानी क्या थी? गुलबर्गा थी। राजभाषा क्या थी? मराठी। राजधानी बहुत पूछता है, तो याद रखना है कि बहमनी राज्य में राजधानी गुलबर्गा थी। गुलबर्गा कहाँ है? कश्मीर में है। साम्राज्य को 4 भागों में बांटा गया था, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, तो इनको भी याद रखना है। बहमनी राज्य के प्रमुख शासक हैं, उनका कालक्रम पूछते हैं। कालक्रम बहुत पूछते हैं पीसीएस में, तो उसके लिए तो हमें याद रखना चाहिए। मोहम्मद शाह प्रथम पहले शासक थे। 1358 से 1375 तक इनका कार्यकाल रहा था। कार्यकाल तो नहीं पूछता है, लेकिन थोड़ा देखते हुए चलेंगे। 1300 से 1400 तक के मतलब इन लोगों ने शासन किया है। तो मोहम्मद शाह प्रथम पहले शासक है। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह दाऊद प्रथम, मोहम्मद शाह द्वितीय, ताजुद्दीन फिरोज, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय। तो इनका कालक्रम पूछता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको आपको रटना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं होगा, तो आपको एक बार याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ताउचीन फिरोज है, जो उन्होंने ही फिरोजाबाद की स्थापना की थी। तो पूछता है फिरोजाबाद की स्थापना किसने की है? तो हमें याद रखना है ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। कब की थी? तो इनका कार्यकाल 1397 से 1422 है, तो इसके बीच में ही किया है इन्होंने। तो इनका कालक्रम याद रखना है। मोहम्मद शाह प्रथम पहले पर ही है, और ऐसे हम याद रख सकते हैं।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित है। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया से संबंधित है। दारा सिको कादरिया से संबंधित है। शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दिया से संबंधित है। तो डायरेक्टली पूछता है कौन से संबंधित है, तो आपको याद रखना है, रटना पड़ेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया, अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया, दारा सिको कादरिया, शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दिया। किताब नौरस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इब्राहिम आदिल शाह दुर्ती किताब नौरस के लेखक हैं। बीजापुर सल्तनत के शासनकाल में शासक थे ये, तो इसको भी याद रखना है, हमने पहले भी पढ़ रखा है इसे। आदिल शाह दुर्ती बीजापुर के शासक हैं, तो इसको भी याद रखना है। उन्होंने किताब नौरस नामक पुस्तक लिखी है। गोलकुंडा को वर्तमान में कहा जाता है, तो हैदराबाद कहा जाता है, इसको याद रखना है। राज्य और राजधानी देखते हैं, बहुत पूछता है, एकदम रट लेनी है। काकतीय वारंगल, होयसल द्वार समुद्र, यादव देवगिरी, पांडे कोरकई मदुरा, पल्लव कांची। तो याद रखना है, काकतीय वारंगल, होयसल की द्वार समुद्र, यादव की देवगिरी, पांडे कोरकई और मदुरा, पल्लव की कांची। तो रुद्रमा को याद रखना है, काकतीय वंश से संबंधित है, वहां के शासक रहे हैं। होयसल द्वार समुद्र वर्तमान में से हलेबीडु कहते हैं, तो इसको याद रखना है। अटाला देवी मस्जिद याद रखनी है, इब्राहिम शाह सरकी ने स्थापना करवाई। छोटा सोना मस्जिद बली मोहम्मद ने। कदम रसूल नुसरत शाह ने। अदीना मस्जिद सिकंदर शाह ने। तो ये सारा रटना पड़ेगा, याद तो नहीं होगा एक दो बार सुनने से। अटाला देवी इब्राहिम शाह सरकी, छोटा सोना मस्जिद बली मोहम्मद, कदम रसूल नुसरत शाह, अदीना मस्जिद सिकंदर शाह। गुजरी महल किसने बनवाया था? तो मान सिंह ने बनवाया था, इसको याद रखना है। अदीना मस्जिद पंडुआ में है। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में है। दाखिल दरवाजा गौड़ में है। तीन दरवाजा अहमदाबाद में है। तो इन सबको रटना पड़ेगा, एक बार में याद नहीं होंगे। स्मारक और शासक देखते हैं, तो दोहरा गुम्बद सिकंदर लोधी, अष्टभुजीय मकबरा शेर शाह, सत्य मेहरावी मकबरा बलबन, गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह। तो स्मारक हैं, उनसे संबंधित शासक हैं, उनको याद रखना है। दोहरा गुम्बद सिकंदर लोधी, अष्टभुजीय मकबरा शेर शाह, सत्य मेहरावी मकबरा बलबन, गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। तो याद रखना है, दक्षिण भारत में पोलीगार किनको कहते थे? क्षेत्रीय प्रशासकीय एवं सैन्य नियंत्रक को कहते थे। ये सारा फैक्ट है और बहुत बार पीसीएस में पूछा गया है। तो यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी हो, उनके लिए सारे फैक्ट आपको रटने पड़ेंगे। यूपीएससी के लिए आप एक बार सुन सकते हैं, एक दो बार सुनेंगे तो चीज़ें याद रह जाती हैं, लेकिन पीसीएस के लिए तो रटना पड़ेगा। और ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन रिपीट होते हैं बीपीएससी में भी, यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी, तो आपको एकदम रट लेने हैं ये सारे। तो यहीं से उत्तर भारत समाप्त होता है। भक्ति और सूफी आंदोलन देखते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था तो अलवार संतों द्वारा किया गया था। दक्षिण के वैष्णव अलवार संतों और शैव नारायण संतों ने प्रसारित किया इसको। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, तो संसार दुखपूर्ण है। तो बुद्ध और मीराबाई दोनों के जीवन दर्शन से हमें ये पता चलता है संसार दुखपूर्ण है। कामरूप में, जो कि कामरूप असम में है, वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। तो वैष्णव धर्म था जो उसे लोकप्रिय शंकर देव ने बनाया था कामरूप में। इनके धर्म का उद्देश्य था एकेश्वरवाद, वैष्णव संप्रदाय से सम्मिलित था, तो इसको याद रखना है। बल्लवाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुजन विशिष्टाद्वैतवाद और माधवाचार्य द्वैतवाद, शंकरदेव अद्वैतवाद। तो इनको याद रखना है, इनसे संबंधित ये सारे हैं, तो इनको याद रखना पड़ेगा, एकदम रट लेना है। रामानुज का तो बहुत बार पूछा गया है, तो रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद। यहाँ पर भी हम एक बार डीपली देख सकते हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत और उनके संप्रदाय और उनके मत क्या थे। तो शंकराचार्य को स्मृति संप्रदाय,
उनका संप्रदाय का मत क्या था? अद्वैतवाद। तो सिर्फ मत को ही याद रखना है, वही पूछता है। शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य हमने पहले देखा विशिष्टाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद। रामानुजाचार्य को तो यूपीएससी ने भी पूछ रखा है 2022 में, तो पूछते रहते हैं, तो आपको सारे याद रखने चाहिए। कबीरदास विशिष्ट द्वैतवाद, तो इतनों को आपको याद रखना है। तुकाराम याद रखना, जहांगीर के समकालीन थे, पूछा है क्वेश्चन तो याद रखना है। तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। भक्ति आंदोलन का इतिहास महान धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य के समय प्रारंभ होता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया था। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं और 16वीं सदी ईस्वी में हुआ था, तो इसको याद रखना है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, तो ये किसने कहा था? रामानंद ने कहा था, याद रखना है। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने ही अपने संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया था। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या था? तो अमर मूल था। कबीर और धर्मदास के मध्य संवाद का डायरेक्टली पूछता है, कुछ भी ऐसा रिलेट नहीं करना है, बस याद रखना है अमर मूल नामक संकलन था। कबीर रामानंद के शिष्य थे, बीजक के रचयिता हैं। तो कबीर के जो गुरु थे रामानंद थे, और कबीर ने बीजक की रचना की थी। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, तो वैष्णव कहा जाता है रामानुज के अनुयायियों को। शेख उल हिंद शेख सलीम चिश्ती से संबंधित है। चिराग दिल्ली नासिरुद्दीन अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन सा था? नक्शबंदी। ये बहुत बार पूछा गया, याद रखना। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय नक्शबंदी है। किस सूफी संत ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? शाह मोहम्मद गौस ने। प्रेम वाटिका रसखान ने लिखी। 12 मासा मोहम्मद जायसी से संबंधित है। तो ये सारे पूछे हैं, तो आपको याद रखना है। शेख उल हिंद शेख सलीम चिश्ती। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, वह कौन था? तो सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान गुरु नानक देव द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई थी। सीधा भी पूछता है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की है? तो गुरु नानक देव ने की है। राग गोविंद के रचनाकार कौन थे? तो मीराबाई थी राग गोविंद के रचनाकार। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वैष्णव से संबंधित है चैतन्य महाप्रभु, याद रखना है। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय। दोहाबली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, तुलसीदास, ये तो सबको याद होगा, याद रखना। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन थे, इसको याद रखना है, बहुत बार पूछा है। तुलसीदास किसके समकालीन है? अकबर और जहांगीर दोनों के। बरकरी संप्रदाय का संत था, तो नामदेव बरकरी संप्रदाय के संत हैं, इसको याद रखना है। नामदेव बरकरी संप्रदाय। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया है भारत में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, तो ख्वाजा उस्मान हारूली के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, बाबा फरीद के शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? ये भी पूछता है, तो दिल्ली में है। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही भी कहते हैं, तो ये सारा याद रखना। बाबा फरीद जो थे, उन्होंने ही आदि ग्रंथ को संकलित किया था, तो ये सारा पूछा हुआ है, याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य को देखते हैं, पूछते हैं क्वेश्चंस बहुत सारे, तो हम विजयनगर साम्राज्य को भी कंप्लीट करेंगे। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की। 1952 से 1953 में हरिहर ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी, एक कुमार सबल और दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में।
तो इन दोनों को याद रखना है। मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी थी, एक कुमार संबल की नेतृत्व में, दूसरे कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। तो कुमार कंपन ने मदुरा को जीता था, इसको याद रखना है। ये कौन थे? तो कुमार कंपन बुक्का के एक पुत्र थे। इसकी पत्नी गंगा देवी ने विजय का वर्णन अपने ग्रंथ मधुरा विजयम में किया है। तो मधुरा विजयम किसने लिखा है? कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने। संगम वंश के शासक हैं, उनका कालक्रम देखते हैं, पूछता है। अभी पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है, तो याद रखेंगे। हरिहर तो उन्होंने स्थापना ही की है 1336 से 1356 के बीच उन्होंने शासन किया है। बुक्का प्रथम रहे हैं, उसके बाद हरिहर सेकंड रहे हैं, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, उसके बाद मल्लिकार्जुन, फिर विरूपाक्ष द्वितीय। तो ये सारे संगम वंश के शासक थे। हरिहर, बुक्का, हरिहर, देवराय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष द्वितीय। इस प्रकार 1336 से 1485 तक संगम वंश का शासन रहा। उसके बाद सालू वंश आया 1485 से 1505 तक, 20 वर्ष के लिए आया था लेकिन सालू वंश। तो संगम वंश आया, फिर सालू वंश आया, फिर तुलुप वंश आया, फिर अराविडु वंश आया। तो इनको याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। सबको याद रहता है लेकिन बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की, तो बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। संगत शासक ने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो किसने की थी? तो महाराज धीराज की उपाधि हरिहर द्वितीय ने धारण की थी। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की बुक्का प्रथम ने की थी। पौड़ देवराय किसे कहते हैं? पौड़ देवराय मल्लिकार्जुन को कहते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि थे। तो याद रखना, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार से संबंधित है, 8 तेलुगु कवि थे। तुलुप वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलुप वंश के महान शासक कृष्णदेव राय रहे हैं। आज आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी किसने? कृष्णदेव राय ने। आंध्र भोज भी कहते हैं उन्हें। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग रहा है किसके कार्यकाल में? कृष्णदेव राय के। तो ये बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं, यहाँ से याद रखना है। कृष्णदेव राय तुलुप वंश के शासकों में सबसे महान थे। आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी उन्होंने, और तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग इनके कार्यकाल में ही रहा है। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त हुआ है। तो विजयनगर राजाओं का उन्हें आश्रय प्राप्त रहा है। वैदिक ग्रंथों के जो भाष्यकार हैं सायण, तो सायण विजयनगर राजाओं के काल में थे। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की है? तो नागलपुर। याद रखना, पूछता है कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की है? तो नागलपुर। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासन काल में निर्मित हुआ था? तो ये भी कृष्णदेव राय के ही कार्यकाल में स्थापित हुआ है, निर्मित हुआ है। कौन सा मंदिर? हजारा मंदिर, जो कि अब विजयनगर में है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी। 1565 में कौन सा युद्ध हुआ? तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। डेट ही पूछता है, तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और वीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था। इसमें बरार शामिल नहीं था। तो पूछता है कि जो युद्ध हुआ था इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो बरार शामिल नहीं था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, वीदर आदि शामिल थे। डेट याद रखनी है, 1565 में तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो हम्पी में मिलते हैं। विजयनगर ने किस शासक ने चीन में सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो विजयनगर के जो शासक थे उनमें से किसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो बुक्का प्रथम ने भेजा था।
किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट लक्षण था? तो विजयनगर के जो मंदिर निर्माण थे उनमें कल्याण मंडप की रचना कराई जाती थी। तो कल्याण मंडप याद रखना है, विजयनगर से संबंधित है। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? तो यक्षगान का हुआ है। तो यक्षगान याद रखना नृत्य परंपरा है और पहली बार विजयनगर काल में आया था दक्षिण भारत में। यह कर्नाटक राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें पौराणिक धार्मिक कथाएं की जाती हैं, इसको भी याद रखना है। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता है। तो विजयनगर कालीन जो सेना नायक थे उन्हें नायक कह के बुलाते थे। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, इनको याद रखना है, बहुत पूछता है। निकोलो कांटी इटली का यात्री था, 1420 में आया है। किसके कार्यकाल में आया है? देवराय प्रथम के कार्यकाल में आया है। तो निकोलो कांटी इटली 1420 में आया, देवराय प्रथम के कार्यकाल में। अब्दुल रज्जाक पूछता है, तो फारस का यात्री था, 1442 में भारत आया। किसके कार्यकाल में? देवराय द्वितीय के कार्यकाल में। नूनिच पूछता है, तो नूनिच पुर्तगाली यात्री था, 1535 में आया, अच्युत राय के कार्यकाल में। डोमिंग पायस पुर्तगाली यात्री था, 1515 में आया, कृष्णदेव राय के कार्यकाल में। बारबोसा पुर्तगाल का यात्री था, 1515 से 16 के बीच आया, कृष्णदेव राय के कार्यकाल में। निकोलो कांटी अब्दुल रज्जाक बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है। निकोलो कांटी देवराय प्रथम, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय, नूनिच अच्युत राय, ये सारे याद रखने हमें। विजयनगर की मुद्रा क्या थी? तो विजयनगर की मुद्रा पेगोडा थी। बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? तो हूण थी। तो इसको याद रखना है, बहमनी राज्य की मुद्रा हूण थी और विजयनगर की मुद्रा पेगोडा थी। सल्तनत कालीन कला और साहित्य देखते हैं, तो ये दिल्ली सल्तनत है उससे संबंधित थोड़े का जो भी कला साहित्य है उनको देखते हैं एक बार। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है, तो बलबन का मकबरा है जो कि दिल्ली में है। तो वो शुद्ध इस्लामी शैली द्वारा निर्मित किया गया है। भारत में प्रथम मकबरा है जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित किया गया है। क्या है? बलबन का मकबरा। कहाँ है? दिल्ली में। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया। लाल महल बलबन ने, जमात खाना मस्जिद खिज्र खान ने, अटाला मस्जिद जौनपुर में, जहाज महल मालवा में, गुलबर्गा जामा मस्जिद, गुलबर्गा कहाँ है? कश्मीर में, वहाँ जामा मस्जिद कुबुत उल इस्लाम दिल्ली में है। तो इन सबको याद रखना है। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश से संबंधित है, लाल महल बलबन से, जमात खाना मस्जिद खिज्र खान से, अटाला मस्जिद जौनपुर से, जहाज महल मालवा से। तो ये सारा पूछता है, याद रखना है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में पटियाली में हुआ था। इन्हें तूतीय हिंद कहते हैं। तो पूछता है तूतीय हिंद किसे कहते हैं? तो अमीर खुसरो को कहते हैं। इनका जन्म एटा में हुआ है, पटियाली में। अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया दोनों ने ही 7 से अधिक सुल्तानों का शासन काल देखा है। डायरेक्टली पूछता है कि किसने 7 से अधिक सुल्तानों का शासन काल देखा है। ऑप्शन में दिया रहेगा अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया, तो इन दोनों ने ही देखा है, इनका नाम याद रखना है। अमीर खुसरो हिंदी और फारसी का विद्वान था। अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण पर भी चित्रण किया है इसने। तो अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों का विद्वान था। अपनी कविताओं में इसने भारतीय पर्यावरण को भी चित्रित किया है। हकाइक के हिंदी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने, तहजीबुल अखलाक इवन मिसकाविया, कुंजुल तिजार बैलक उल कवायाकी, जवा म्यूल हिकायत, मोहम्मद औफी, फयाउदुल फवाद, अमीर हसन सिजजी। इनके नाम थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, आप एकदम रट लेना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछता है ऐसा डिफिकल्ट वाला। तो हकाइक के हिंदी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, तहजीबुल इवन मिसकाविया, कुंजुल तिजार बैलक, जवामिउल हिकायत, मोहम्मद औफी, फवायुद्दीन फवाद, अमीर हसन सिजदी। निजामुद्दीन और औलिया की बातचीत का विवरण है इसमें, किसमें? फवायुद्दीन फवाद में, अमीर हसन द्वारा रचित है।
हिंदू मुस्लिम बाघ यंत्रों का मिश्रण सितार कहते हैं उसे। तो याद रखना, हिंद और तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है और बाघ यंत्रों का मिश्रण सितार को कहते हैं हिंदू मुस्लिम बाघ यंत्रों का। सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद ख्वाजा जियाउद्दीन द्वारा किया गया है। तो पूछेगा सप्तती का फारसी में अनुवाद किसने किया है, तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने किया है। राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो राणा कुंभा को जाना जाता है, संगीत पर एक पुस्तक लिखी है इन्होंने। क्या नाम था, संगीत मीमांसा संगीत राज। महमूद खिलजी पर विजय कर चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, जिसे विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, राणा कुंभा ने। महमूद खिलजी पर विजय के बाद चित्तौड़ में कराया है, ये भी याद रखना। तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण चित्तौड़ में कराया गया है। ये बहुत बार पूछा गया है, इनको भी हम याद करते हुए चलेंगे। रागमाला पुंडरीक विठल से, राजकौमुदी श्रीकंठ ने, राग विभोज सोमनाथ ने, चतुर्दंडी वेंकट मखन ने रचना की है। तो इनका पूछता है 2 बार 2021-22 में भी पूछा गया है यूपीपीसीएस में, तो एकदम रट लेना है। ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं तो ऑप्शन में जरूर देते हैं वो लोग। तो रागमाला पुंडरीक विठल, रसकौमुदी श्रीकंठ, राग विभोज सोमनाथ, चतुर्दंडी वेंकट मखन। रास पंचाध्यायी नंददास, चैतन्य भागवत, वृंदावन दास, चैतन्य मंगल, जयानंदा, भक्ति रत्नाकर, नरहरि चक्रवर्ती। तो इनको आप एक बार देख लीजिए, याद रहे आपको। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे, तो उलेमा को दस्तार बंदान भी कहते थे। धार्मिक और न्यायिक पद पर होते थे उलेमा, इन्हें याद रखना है, उलेमा दस्तार बंदान कहलाते थे। जो जैन धर्म का अनुयायी कौन था, तो हेमचंद्र सूरी था, इसको याद रखना है, जैन धर्म का अनुयायी हेमचंद्र सूरी। प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका प्रचलन करवाया था, प्रतीक मुद्रा का याद रखना है, प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक। मध्यकालीन भारत में फड़म सोने के छोटे सिक्के होते थे। पनही और उपाना जोता के लिए प्रयुक्त किया जाता था। महत्तर और पटकल सल्तनत काल में ग्राम का मुखिया कहलाता था, महत्तर या पटकल। तो याद रखना, महत्तर और पटकल ग्राम मुखिया। पनई उपाना जो सिख संप्रदाय देखते हैं, तो सिख संप्रदाय में आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन या आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। ये सिखों के 5वें गुरु थे। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था, तो लक्षण देव था। तो बंदा बहादुर का मूल नाम लक्षण देव। सिखों के 10 गुरु हैं, उनका कालक्रम देखते हैं। तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना भी की थी और आदि ग्रंथ की रचना भी की है। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि के जनक कहलाते हैं, इनका प्रारंभिक नाम लहना था। गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, हरगोविंद राय, गुरु हर राय, हरि कृष्ण राय, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह आखिरी गुरु थे। तो सिख संप्रदाय के कालक्रम याद रखना है, गुरु नानक देव, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरि गोविंद, हरिकृष्ण, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। कमी पूछता है सिख संप्रदाय, लेकिन हम पढ़ लेते हैं अभी। मराठा राज्य में देखते हैं तो शिवाजी ने मुगलों को हराया था, सलार के युद्ध में हराया था शिवाजी ने मुगलों को। कब हुआ है सलार का युद्ध, 1672 में हुआ है। 1674 में शिवाजी के राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि 1680 में उनकी मृत्यु हो गई और 1674 में राज्याभिषेक के बाद उन्होंने छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण की थी। 1680 में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो सलार का युद्ध याद रखना है, शिवाजी और मुगलों से संबंधित है, 1672 में हुआ है। वह कौन सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा, तो अफजल खान को भेजा था। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को दबाने के लिए अफजल खान को भेजा था। शिवाजी के गुरु कौन थे, तो शिवाजी के गुरु रामदास थे, रामदास याद रखना, शिवाजी के गुरु। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी।
अष्ट प्रधानमंत्री परिषद मराठा प्रशासन से संबंधित है। हमने पहले अष्ट दिग्गज देखे थे, वो कृष्णदेव राय से संबंधित है, और अष्ट प्रधानमंत्री परिषद मराठा प्रशासन से संबंधित है। सरनोबाद का पद सैन्य प्रशासन के लिए प्रयुक्त होता था। सरनोबाद के युग पद सैन्य प्रशासन। विदेशी मामले सुमंत देखता था, सुमंत नामक अधिकारी देखता था। रूका तांबे की मुद्रा थी, जबकि रुपया, लारी, टका छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्राएं थी। रजत मुद्राएं या चांदी की मुद्राएं। रूका तांबे की मुद्रा थी, रुपया, लारी, टका रजत मुद्राएं थी शिवाजी के कार्यकाल के दौरान। बालाजी विश्वनाथ बहुत बार पूछा गया है कालक्रम, तो बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले आते हैं। बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, उसके बाद माधवराव। तो याद रखना है बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव। तो बालाजी विश्वनाथ का कालक्रम याद रख सकते हैं, 1713 से 1720 तक रहा है। शिवाजी संभाजी, राजा राम शिवाजी द्वितीय, उसके बाद छत्रपति साहू जी। तो इनका भी कालक्रम याद रखना, शिवाजी आए सबसे पहले, फिर संभाजी, फिर राजा राम शिवाजी द्वितीय, छत्रपति साहू जी। तो इन पांचों का भी नाम याद रखना है। पूछा गया है, ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, इनका कालक्रम याद रखना है। पानीपत का युद्ध कब हुआ है? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। सरंजामी प्रथा। सुरक्षा के लिए मराठों के दावों को किस नाम से जानते थे? तो चौथ के नाम से जाना जाता था। मोडी लिपि का प्रयोग मराठा करते थे, तो विलोखों के लिए, प्रपत्रों के लिए या विलेखों के लिए मोटी लिपि का प्रयोग किया जाता था मराठाओं के द्वारा। मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ था। तो अब्दाली का जिसमें मराठा हार गए थे, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। अहमद शाह अब्दाली अब एक अफगानी था। अब्दाली का विश्वास पात्र कौन था पूछता है, तो नजीब खान था। और अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? तो अहमद खान था। तो ये सारे भी याद रखने हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान देख लेते हैं एक बार। तो पेशवा या मुख्य प्रधान संपूर्ण राज्य की शासन की देखभाल करना था। मंत्री अथवा वाक्यान्वीस राजा की सुरक्षा, दैनिक कार्यों को लिखना, ये सारा देखता था। सचिव या सुरनवीस पत्रों की भाषा ठीक करना, आय व्यय का देखभाल करना। अमात्य अथवा मजुम आधार राज्य के आय एवं व्यय की देखभाल करता था। सुमंतो या दवीर विदेश मंत्री था। सेनापति या सरे नैवत सेना प्रमुख था। न्यायाधीश को न्याय संबंधी कार्य देखता था। पंडित राव धार्मिक कार्य देखता था। तो इसमें सुमंत बहुत बार पूछा गया है, सुमंत विदेश मंत्री को कहते थे। पेशवा संपूर्ण राज्य का शासन। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। इसको भी याद रखना है, हैदराबाद की स्थापना तुरानी एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की है। चलिए आज के लेक्चर के साथ हमारा मिडेवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत समाप्त होता है। और हमने 3 लेक्चर में ही पूरा मिडेवल जो भी घटना चक्र में था या जो इस टाइप के फैक्ट थे, हमने वो सारा ऐड करके पूरा पढ़ लिया है। आप 2-4 बार रिवाइज करेंगे तो आपको सारा याद हो जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।